All right. I'll tell you the truth. Go on. The next morning, I read the stories of the brutal. एपिसोड में अब तक हम लोगों ने क्या देखा उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जहाँ पे एंग्रे अपनी बहन और बाकी सभी विलेजर्स को घर के अंदर एक सेफ हाउस में छोड़ती है, जहाँ पे गॉब्लिन सब फाइट करने वाले होते हैं अनदर ईस्ट जाइंट के साथ, जिसे एंस ओलगोन ने भेजा होता है। तो सभी की सभी गॉब्लिन्स फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, जहाँ पे ईस्ट जाइंट का एक मेंबर काफी बुरी तरीके से पिटाई करता है। सभी यहाँ पे ल्यूपस आती है और मिस्टर बॉयलर को बचा लेती है और साथ साथ इनविटेशन देती है एंस ओलगोन के घर आने का एंग्रे और बॉयलर को, जहाँ पे दोनों ही मिलने जाते हैं और उसकी बहन थोड़ी चुलबुली होती है। हमें दिखाया जाता है ब्रॉटल किंगडम के सिपाहियों को जो काफी ज्यादा खुशहाल तरीके से अपने राज्य को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। इस बात को मोनमा भी लॉर्ड मोनेन्स तक बात पहुंचाता है, दोनों एक ही हैं। खैर यहाँ पे जो प्रिंस होता है उसे शक होता है कि लॉर्ड मोनमा और यहाँ पे लॉर्ड आयंस ओलगोन दोनों ही एक ही बंदे हैं, जिसके लिए वो एडवेंचरर्स का सहारा लेता है। दूसरी तरफ रियलिस्टी कंपनीज को दिखाया जाता है, फिर रियलिस्टी किंगडम्स को, जहाँ पे अभी कुछ डिस्कशन चल रहे हैं कि हम लोग हमला क्यों नहीं कर सकते। एडवेंचरर्स को दिखाया गया है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सभी लोग को एक ही काम मिला है और उसके साथ और भी कई सारे अलग अलग तरीके के एडवेंचरर्स हैं, जो कि लॉर्ड आयंस ओलगोन के घर पे घुस के उसके बाद में पता करेंगे। लॉर्ड मोनमा को भी बुलाया गया होता है एज एडवेंचरर, जहाँ पे लॉर्ड आयंस ओलगोन सभी का इंतजार करते हैं और लास्ट आई टीम एडवेंचरर का डट के मुकाबला करते हैं, जहाँ पे ये तो सबको क्लियर है कि लॉर्ड आयंस के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। तो साथ ही साथ ये टीम भी, यहाँ पे बात करने के बाद भी जो लॉर्ड आयंस उसे नहीं छोड़ता और उनके टीम मेंबर्स को कुछ ही समय के अंदर हरा देता है। यहाँ पे मेरे को समझ में आता है कि लॉर्ड आयंस कितना ज्यादा बुरा है, ऐसा में दिखाया गया है। साथ ही उसने शाउट्री को एक हुक्म दिया होता है कि भाग रही हुई लड़की को खत्म कर दो। तो यार रिकैप में इतना ही। तो अब आगे एपिसोड 9 में मारे को दिखाया गया है, जो कि ब्रॉथल किंगडम के अंदर जाती है और वहाँ के प्रिंस से बात करती है, और ये लॉर्ड आयंस का एक इनविटेशन होता है ब्रॉथल किंगडम के प्रिंस से मिलने का, जहाँ पे ये प्रिंस थोड़ा सा ये चीज को सुनकर हैरान होता है। ऑफ नाजरिक का लॉर्ड आयंस मुझसे क्यों मिलना चाहेगा। अब यहाँ पास से इनविटेशन मिलते ही ये सभी के सभी लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं, यानी कि टॉम्ब ऑफ नाजरिक के लिए, जिस पर ये लोग बात करते हैं कि वो जाएंगे और कुछ ऐसा ऑफर करेंगे जिससे लॉर्ड आयंस उन्हें मना ही न कर पाए और उनके साथ दोस्ती कर ले, जिससे उनके बीच में कभी फाइट ही नहीं होगी। इस बात को ओल्ड मैन भी सुनता है, लेकिन ओल्ड मैन को सब कुछ पता है, अब वो कैसे वो तो लास्ट में पता चलेगा। यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके के क्रीचर्स दिखाए गए हैं, जिससे सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि ये एक मैजिक कास्टर का घर है। खैर लियावी लोग को खाना दिया जाता है और फाइनली अब अंदर ले जाने वाले होते हैं, जहाँ पे हमारा ओल्ड मैन ये सारी चीजों को व्यवस्था देखकर कि मतलब ये सारी व्यवस्था एक शैतान कर रहे हैं, ये देखकर वो काफी घबराए हुए होते हैं। ल्यूपस और उसकी असिस्टेंट ल्यूपस जिसकी असिस्टेंट है वो बताते हैं कि लॉर्ड आयंस ने अब गेट ओपन कर दिया है। तो फाइनली वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं, जहाँ पे ब्रॉथल किंगडम का प्रिंस सोच रहा होता है कि इसे ऐसा क्या ऑफर किया जाए। एक बड़ा सा महल है उसके पास ऑलरेडी है, सुंदर सुंदर महिलाएं हैं इसके पास, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं लॉर्ड आयंस के सामने ऑफर कर सकूं। तो फाइनली वो उसके पास जाता है और कहता है कि आप मुझको जो भी चाहिए आप हमें बता सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने कुछ चीजें पेश करना चाहता हूँ। अगर आपके असिस्टेंट हमारे पास से एक ही पॉट लेकर जाए। यहाँ पास से डेमिक को दिखाया जाता है, जो कि पॉट लेकर लॉर्ड आयंस के सामने आता है और लॉर्ड आयंस के हाथ में एक गर्दन होती है। एक्चुअल में ये गर्दन उस भागे हुए एडवेंचरर की होती है, जिसे वो एक काफी बड़े क्रीचर में कन्वर्ट कर देता है। प्रिंस ये देखकर काफी शॉक में होता है कि अभी भी हुआ क्या। लॉर्ड आयंस बोलता है तुम्हें जो भी चाहिए हम देंगे, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपने राज्य को हमें सौंपना होगा। हम तुम्हारे राज्य पर राज करेंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। तो ये शर्त माननी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो उसके सारे के सारे सैनिक और बाकी चीजें मारी जाएंगी। इसलिए लॉर्ड आयंस की वो बात मानते हुए उस जगह से निकल जाता है और अंदर बैठकर अपने लोग से डिसाइड करता है। दूसरी तरफ लॉर्ड आयंस अपने सभी मेंबर्स के साथ बात करता है, जहाँ पे डेमिक बोलता है कि लॉर्ड आयंस जैसा भी सोच रहे हैं वैसे ही प्लान के साथ परफेक्ट जा रहा है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्रिंस को, जो कि सोच में पड़ा होता है कि ऐसा क्या चीज है जो मैं उसे ऑफर कर दूं और वो मेरे किंगडम को छोड़ दे।
फाइनली वो उसके बारे में ही सोच रहा होता है, इसलिए फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं उसके बारे में। और यहाँ पे प्रिंस को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो दूसरे राज्य में भी फरमान भिजवाएगा, जिससे फरमान पढ़ते ही लोगों के अंदर थोड़ा डर बैठेगा। यहाँ पे हमें दिखाया गया है ओल्ड मैन को, जहाँ पे उसे क्लिक करता है कि ओल्ड मैन बिल्कुल भी उस तरह से नहीं डरा जैसा कि वो डरना चाहिए था। और क्योंकि वो बड़ा क्रीचर अभी भी कन्वर्ट होने के बाद भी कंट्रोल में था लॉर्ड आयंस के, इसलिए वो समझ जाता है कि लॉर्ड आयंस ही लॉर्ड मोनमा है, यानी कि वो लॉर्ड मोनमा से मिल चुका है, जिसके बाद उसने उसकी पावर देखी होगी। खैर यहाँ पे ये सिर्फ इसकी एक प्रिडिक्शन है, जहाँ पे सभी के सभी मेंबर्स को दिखाया जाता है और उनके प्लान्स को रिवील किया जाता है कि वो एक एक करके सभी राज्यों को अपने मुट्ठी में कर लेंगे, और देखते देखते इस पूरे के पूरे प्लेनेट पर ही, क्योंकि नॉर्म ऑफ नाजरिक जो कि अभी तक अंधेरे में था उसे वापस से उजागर करना ही होगा, क्योंकि ऐसा करने से पूरे लोग नाजरिक के बारे में जान सकेंगे। फाइनली प्रिंस अपने घर पर पहुंचता है और वो सोच रहा होता है, जहाँ पे लॉर्ड आयंस को थका हुआ दिखाया गया है। हमें दिखाया गया ओल्ड मैन को जो कि थक के आया होता है, और किंग कमारा है जो कि काफी तक गुस्से में होता है। फाइनली उसने सभी जगहों पे अपना फरमान सुनाया होता है कि जो कोई भी लॉर्ड आयंस की बात नहीं सुनेगा उसे उसके साथ युद्ध करके मैटर को सुलझाना पड़ेगा। अब मैटर को सुलझाने के लिए सभी के सभी राजा के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि युद्ध करना ही चाहिए, क्योंकि हम अपनी जमीन किसी ऐसे बंदे के हाथ में नहीं दे सकते जो कि राक्षस हो और हमारी प्रजा को खा सके, जो कि धीरे धीरे पूरी प्रजा को ही दीमक के जैसे खा सकता है। इससे पहले तो हमारा गैज़फ भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि आयरन सोल गोन अभी भी एक अच्छा इंसान होगा। लेकिन फाइनली वो भी इस फाइट के लिए रेडी हो जाता है, और एक एक करके सभी के सभी मेंबर्स इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं। जहाँ पे एक बंदा बोलता है कि मैं अपने पूरे के पूरे 3000 सैनिक तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे किंग फाइनली इस बात को डिसाइड करता है कि उसका बड़ा बेटा पहली बार उस गांव में जाएगा जिसे हमारे लॉर्ड आयंस से बचाया था। अब रिवाइना को दिखाया जाता है, यानी कि मार्की को, जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि ये सभी के सभी लोग बेवकूफ हैं क्या, जो कि ये इस बात को सोच नहीं पा रहे हैं कि लॉर्ड आयंस जो कि एक मैजिक कास्टर है और इस दुनिया का सबसे बेहतरीन मैजिक कास्टर, उसके सामने हम क्या हिट कर पाएंगे। लेकिन फाइनली वो लड़ाई का एक प्लान बनाता है कि वो लोग किस तरह से या फिर किस फॉर्म में पैटर्न से फाइट करेंगे। तो यार इन लोगों ने अपना प्लान बना लिया होता है। अब बात होती है लीडर चुनने की, क्योंकि अब यहाँ पे मार्की अब ऐसा एक बहुत अच्छा लीडर था, तो उसने ये प्लान बनाया था। जबकि इस बात को उसका बेटा ये चीज सुनता है, थोड़े गुस्से में आ जाता है, और साथ ही साथ उसकी प्रजा का एक आदमी भी। लेकिन फाइनली अब राजा की बात को कोई भी नहीं टाल सकता था, तो सभी लोग अब खुशी मनाते हैं कि अब उनका लीडर मार्की है, कि अब मार्की सब बंदे को लीड करने वाला था। जिसके बाद सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन गैज़फ के साथ अब राजा बात करता है और एक बार फिर से हमारे मार्की को वापस बुलाता है और उसके सामने झुकते हुए शुक्रिया करता है कि तुम ही हो जो कि इस पूरी जगह को लीड कर सकते हो। काफी ज्यादा खुश होता है कि एक अच्छा इंसान उसका लीड करने वाला है, यानी कि युद्ध में अब मार्की उन सभी को लीड करेगा, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करते हैं। फाइनली एपिसोड 10 के लास्ट में हमें ये दिखाया गया है कि ब्रॉथल किंगडम के जो भी सैनिक होते हैं अब लॉर्ड आयंस के लिए भेज दिए गए होते हैं। हालांकि लॉर्ड आयंस को इन सभी चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो चाहे तो एक ही स्पेल कास्ट में सबको खत्म कर सकता है। मारे से कहकर वो अपनी सेना को बुलाता है, लेकिन जब उसकी सेना आती है तो वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, और ब्रॉथल किंगडम के जो भी सोल्जर्स होते हैं वो सब देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी काफी बड़े मॉन्स्टर और क्रीचर्स होते हैं। फाइनली ये सभी लोग इस चीज को देखकर थोड़े घबराए होते हैं और शॉक में भी होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है यहाँ पे राजा के बेटे को, जो कि सेना को लेकर पहुंच चुका है उस गांव के पास जिसे लॉर्ड आयंस ने सबसे पहले बचाया था। फाइनली वो उससे लॉर्ड आयंस को मदद मांग रहे होते हैं कि लॉर्ड आयंस को तुम लोग बुला सको जिससे हम उनसे बात करें। सभी लोग एंग्रे को अभी एक लीडर मान रहे होते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया गया कि उनसे सब लोग चीफ करके बुला रहे हैं। यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले होते हैं कि वहाँ पे गॉब्लिन आ जाता है। वो कहता है कि हमारे ऊपर काफ़ी बड़ी मुसीबत आने वाली है, जो कि हमारे किंगडम की तरफ से आई है। दूसरी तरफ आयरन सोल गोन को दिखाया गया है, जो कि सभी चीज़ों को एक शीशे में बैठकर देख रहा होता है कि राजा का बेटा पूरी तरीके से अपनी सेना को लेकर आया है, और वो ल्यूपस को ऑर्डर देता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो तुम उन्हें हरा सकते हो। जो एंग्रे सभी के सभी ऑर्गे और गॉब्लिन्स को छुपा देती है अपने एक सेफ हाउस के अंदर, जिससे राजा के बेटे को ये पता ही न चल पाए कि गॉब्लिन्स अभी तक इनकी मदद कर रहे थे।
लेकिन गेट अभी ज़्यादा देर तक खुला ना होने की वजह से अब राजा का बेटा चिंतित होता है और वो अटैक करवाने की सोचता है और कहता है कि सभी गाँव वालों को खत्म कर दो। लेकिन वो एक छोटा सा बस सिग्नल छोड़ते हैं जिससे सभी गाँव वाले थोड़ा सा डर जाएं और उनके लिए गेट ओपन कर दें। लेकिन यहाँ पे सभी के सभी मेंबर्स कहते हैं कि राजा का बेटा काफी ज्यादा बुरा है, इसलिए हम उनका मुकाबला करेंगे और इस बात के लिए एंग्रे भी मान जाती है और बॉयलर और सभी लोग भी। एक समस्या होती है, मतलब एपिसोड 11 के स्टार्टिंग से इनको समस्या होने लगी है। खैर सभी लोग इस बात के लिए एग्री करते हैं कि हम लोग एंग्रे को भेजेंगे जिससे वो जाकर लॉर्ड आयंस को बुला सके इस जगह पे आकर इन्हें हराने के लिए। अब इस चीज को देखते हुए एंग्रे भी मान जाती है। वैसे तो वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया गया है किंग के बेटे को जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि सामने वाला गेट ओपन कर रहे हैं जिससे सभी के सभी सैनिक अंदर की तरफ घुसने लगते हैं। लेकिन उनके घुसते ही बाहर से अंदर यानी कि अंदर से और के बाहर की तरफ आने लगते हैं जो कि उनकी मदद कर रहे होते हैं यानी कि अंदर बैठे हुए विलेजर्स की। यहाँ पे सभी के सभी ये और राजा का बेटा ये देखकर हैरान हो जाता है कि इनकी मदद और ये ऑर्गे और गॉब्लिन्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ये सबसे बड़ी मिस्ट्री होती है। अब यहाँ पे वो कहता है कि हम एक एक विलेजर्स को खत्म कर देंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसके लिए हमें पीछे वाला दरवाजा दिखाया गया है जहाँ से वो भी घुसेंगे। फाइनली हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया है जो कि सीजन 1 या सीजन 2 का हो सकता है, अब मुझे याद नहीं है, जो कि एंग्रे के फादर को खत्म करते वक्त गाया गया था। यहाँ पे हमें दिखाया गया है एंग्रे को जो कि मिस्टर बॉयलर उसको कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं यहाँ पर इन्हें संभालता हूँ। हमें दिखाया गया कि मिस एंग्रे एक छोटा सा विसल बजाती है जिससे काफी तेज साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस होने के साथ ही यहाँ पे लॉर्ड आयंस का मुंह फटा हुआ का फटा रह जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी गॉब्लिन्स होते हैं वो भी इन आवाज़ों को सुनते हैं। अब एक्चुअल में हुआ क्या है ये बात आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होगी। बता दूं कि सामने के द्वार से जो लड़ रहे होते हैं गॉब्लिन्स और ऑर्गे वो अब मारे जा रहे होते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन प्रिंस जब इस साउंड को सुनता है और अपने सैनिकों को वापस से भागता हुआ देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक में होता है क्योंकि गॉब्लिन्स एक अलग ही तरह के फॉर्म में आ चुके होते हैं। अब एन्स देखता है क्या ये विसल जो मैंने दिया था वो इतना ज्यादा खतरनाक है। दूसरी तरफ वो सोच रहा होता है हे भगवान इतना ज्यादा तो ताकतवर होना भी नहीं चाहिए, यानी कि इन विलेजर्स वालों की मदद गॉब्लिन कैसे कर सकते हैं क्योंकि गॉब्लिन सिर्फ अपने लिए जीते हैं। लेकिन गॉब्लिन्स के मैं बता दूं कि मैजिक कैस्टर वाला फॉर्म और यहाँ पे हमारे असैसिन वाले और जोकर असैसिन वाले भी मेंबर्स होते हैं, मतलब इनके एक बटे हुए हैं कि कौन असैसिन बनेगा कौन सोल्जर बनेगा। यहाँ पे बात करते करते ही गर्दन काट दी जाती है। अब राजा का बेटा इस बात से काफी ज्यादा डर जाता है तो लॉर्ड आयंस भी सोच में पड़ जाता है। जो उसने विसल दिया था वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसे खुद भी नहीं पता था इस चीज के बारे में। यहाँ पे मारे इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है कि लॉर्ड आयंस काफी ज्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि राजा का बेटा अपनी पूरी सेना को लेकर वापस जा चुका है। जो भी सेना होती है वो वहीं पर सो रही होती है। राजा का बेटा काफी ज्यादा गुस्से में होता है कि वो गॉब्लिन्स के से कैसे हार गया, वो एक छोटे से जीव हैं, हम उनसे कैसे हार सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ल्यूपस आती है और वो बात करते करते ये भी बताती है उसे लॉर्ड आयंस ओलगोन ने भेजा है तुम्हें खत्म करने के लिए, जिसपे वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और फाइट करने के लिए रेडी होता है। लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा घबराया होता है। जहाँ पे ल्यूपस बताती है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगी, तुम जिनसे चिढ़ते हो मैं उन्हीं से तुम्हें लड़वाऊंगी और लड़ने वाले तुम्हारे ही अपने होंगे जिन्हें तुम नापसंद करते हो, यानी कि गॉब्लिन्स को। और ल्यूपस इस बात से काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि गॉब्लिन्स कैसे इन सभी मेंबर्स को मारेंगे। अब ये गॉब्लिन्स भी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं तो हमें दिखाया गया राजा के बेटे को जिसकी फटे में होती पूरी तरीके से और उसकी पूरी सेना अब धीरे धीरे करके मरने लगती है। फाइनली हमें दिखाया गया कि ल्यूपस एक छोटा सा क्रिपी स्माइल देती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग से हमें ब्रॉथल किंगडम के प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि अदर किंगडम्स उनके साथ फाइट करेंगे। लेकिन वो उस फ्लैशबैक को याद करते हैं कि मारे की फाइट को जहाँ पे मारे अकेले ही आकर 100 लोगों को अकेले ही खत्म कर देती है। मतलब वो इस बात से अंदाजा लगा लेता है कि आयंस कितना ज्यादा खतरनाक होगा, यानी कि उसके सोल्जर्स एक भी नहीं मारे जाएंगे और अदर किंगडम वाले हार जाएंगे। आफ्टर ऑल उसने जैसा प्लान कर रहा है ठीक वैसा ही आयंस भी कर रहा होता है। मतलब आयंस जो कि फाइट करेगा उन सभी के साथ और राज्य को हत्याएगा, लेकिन लास्ट में वो उस राज्य को छोड़कर चला भी जाएगा। दूसरे किंगडम वाले इस बात से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। अब युद्ध के मैदान में गैजफ और दोनों रेवान यानी कि मार्की बात कर रहे होते हैं आयल्स ओलगोन किस तरह का इंसान है।
वो बताते कि वैसे तो वो काफ़ी ज़्यादा इंसान अच्छा है, लेकिन वो पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है कि हमसे वो फाइट करना चाहेगा। वैसे तो वो ह्यूमैनिटी का दोस्त है, लेकिन हमारा मार्की बोलता है राजा अपने बेटे को कभी भी इस युद्ध में नहीं उतारेगा और मैं इस फाइट के बाद सीधे अपने बेटे से मिलना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आयरन सोल गोन के सैनिकों को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रॉयल किंगडम के जो भी सोल्जर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि उनके बगल में राक्षस खड़े होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया आयरन सोल गोन को, जहाँ पे गैजेफ बताता है कि ये वही है जिसकी मैं अभी तक बात कर रहा था। तो सभी लोग इस बात को एग्री करते हैं कि वो काफ़ी बड़ा मैजिक कास्टर है, जहाँ पे वो कहता है कि मैं कुछ ही समय में इन सभी को हरा सकता हूँ। तो यहाँ पे लीड करने के लिए गैजेफ आगे की तरफ बढ़ता है क्योंकि उसे पीछे तरफ से मैरिन माकी बोल रहा होता है। आयरन सोल गोन अपने हाथ पे रखे क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिससे उसकी तरफ बढ़ रहे हुए सैनिक एक ही झटके में मारे जाते हैं। तकरीबन 70,000 सैनिक अब एक एक करके मरने लगते हैं क्योंकि वो ऐसा ही पॉइजन ही था जहाँ पे लोगों पर वो इफेक्ट करता है। अब रॉयल किंगडम का जो सिपाही होता है वो काफी डरा हुआ होता है, जहाँ पे एक बॉल स्फीयर को दिखाया जाता है जो कि काफी वियर्ड होता है, जो कि सभी लोगों को एज अ क्रिस्टलाइन जो कि एक पानी की तरफ बहता है और जो मरे हुए सैनिक होते हैं उन्हें अपने अंदर समा लेता है और एक काफी बड़े क्रीचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे बाकी और बचे हुए सैनिक डरकर भागने लगते हैं। इवन माकी भी उस जगह से भागता है और बाकी सोल्जर्स उन्हें कहते हैं आप यहाँ से भाग जाओ, हम इन राक्षसों को हैंडल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे और भी लोग जो होते हैं यानी कि रॉयल किंगडम के सोल्जर्स, वो इस बात से काफी ज्यादा खफा होते हैं कि लॉर्ड आयंस कितना ज्यादा क्रूर है और वो अब अपना मास्क उतारता है, जिससे सभी लोग का अब उसका रियल फेस देख पाते हैं। अब यहाँ पे मारे इस बात से काफी खुश होती है कि आज का युद्ध वो लोग जीत गए, लेकिन कोई भी सैनिक ताली नहीं हो जाता। जिसके बाद वो कहता है तुम्हारे किंगडम के जितने भी सोल्जर्स हैं वो अभी तक कोई भी खुशियां नहीं मना रहे क्योंकि हम इस मैच को जीत चुके हैं, या फिर कहूँ इस फाइट को। लेकिन वो अब डर के मारे उस ताली को बजाना चालू कर देते हैं। अब इस बात से आयरन सोल गोन काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो एक क्रीचर के ऊपर बैठ जाता है, जहाँ पे रॉयल किंगडम का सोल्जर बोलता है तुम किस तरह के इंसान हो, क्या तुम जानवर हो? आज के लिए इतने लोग मारे गए, तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा? जिस पर वो कहता है मैं उस किंगडम को ही खत्म कर दूंगा जो मेरी बात नहीं सुनेगा। फाइनली वो सभी लोग अब राजा के पास जाते हैं जिससे वो राजा को हटा सके उस जगह से। और यहाँ पे मैं उस क्रीचर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर बैठकर हमारा आयरन सोल गोन आ रहा होता है गैजेफ की तरफ। गैजेफ जो कि काफी गुस्से में होता है और उस क्रीचर से फाइट करता है, लेकिन वो क्रीचर इतना ज्यादा ताकतवर होता है जो कि गैजेफ को ही उठाकर दूर फेंक देता है। गैजेफ अब इस बात से काफी खफा होता है आयंस के साथ, क्योंकि आयंस जो कि एक अच्छा इंसान है, वो या फिर कोई अच्छा डेविल है जो कि अब इंसानों की मदद करता है, लेकिन वो अब पता नहीं क्यों इंसानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए उतर आया है। जिस पर वो बताता है कि अब उसने अपना मन बदल लिया है क्योंकि सारे के सारे इंसान उसके साथ काफ़ी ज़्यादा रूडली बिहेव करेंगे, इसलिए वो चाहता है कि तुम लोग अब कभी भी हमारे किंगडम की तरफ आंख उठाकर भी ना देखो। यहाँ पे आयरन सोल गोन कहता है कि अगर तुम ये मेरी तरफ से आ जाओ यानी कि गैजेफ को, तो मैं तुम्हारे शायद किंगडम को छोड़ दूँ, इवन तुम्हारे जो भी सैनिक मरे हैं मैं उन्हें दोबारा से जिंदा कर दूँ। लेकिन इस बात के लिए गैजेफ बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और वो कहता है मैं राजा की तरफ से ही रहूंगा हमेशा। इसलिए अब वो फाइट करने के लिए भी रेडी होते हैं। और यहाँ पे मैं दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर आयरन सोल गोन को, जो कि क्लाइम को कहता है अब वो बच्चे तुम एक कोई विसल बजाओ जिससे हम इस फाइट को रेडी कर सके। जिस पर वो प्रिंसेस की दी हुई बेल्स को बजाता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। आयरन सोल गोन टाइम को फ्रीज कर देता है। टाइम के फ्रीज होते ही सभी लोग जो खड़े के खड़े ही रह जाते हैं सिवाय आयरन सोल गोन के। वही बस एक ऐसा बंदा था जो ट्रैवल करता है और गैजेफ के पूरे सोल को ही खींच लेता है अपनी तरफ और गैजेफ खड़े के खड़े ही मारा जाता है। अब क्लाइम और बाकी सभी लोग ये देखकर शॉक में होते हैं क्योंकि उन्होंने बिना देखे ही देखा भी नहीं होता, इतनी स्पीड से उसने गैजेफ को खत्म कर दिया होता है। अब गैजेफ की लाश के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अभी नहीं मर सकते हो। यहाँ पे लॉर्ड आयंस जो कि उस जगह पर से निकल जाते हैं। अब रॉयल किंगडम के प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि उसी के सोल्जर के द्वारा उस जगह की पूरी कहानी बताई जाती है कि 70,000 सैनिक मारे गए और हमारे एक भी नहीं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है रियास्टी किंगडम के जो भी राजा होते हैं वो काफ़ी दुखी होते हैं और यहाँ पे क्लाइम और ब्रैन दोनों ही दुखी होते हैं गैजेफ के मरने जाने की वजह से। अब गैजेफ के मर जाने की वजह से उसकी स्वॉर्ड अब ब्रायन के हाथ में होती है और वो कहता है मैं एक दिन सरपास कर लूँगा गैजेफ को।
अब राजा का बेटा एक खोलता है पर्दे को और कहता है कि बाहर का मौसम काफी अच्छा है, आपको बाहर कुछ देर घूमना चाहिए। जिसके बाद किंगडम की तरफ का रास्ता दिखाया गया है, जिसके अंदर अब हमारी एल्बिडो लॉर्ड आयंस को लेकर आ रही होती है अपने डेविल के साथ। खैर, यहाँ पे मैं एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका फादर मारा जा चुका था उस फाइट के दौरान, या फिर कहूँ उस युद्ध के दौरान, जिसकी वजह से वो उसको चिल्लाता है और कहता है मेरे फादर को वापस करो। लेकिन यहाँ पे एल्बिडो काफ़ी ज़्यादा रूडली बिहेव करती है और उनकी गर्दन काटने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक स्वॉर्ड आकर गिर जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे लॉर्ड मोनमा आ चुके हैं। एक्चुअल में यहाँ पे लॉर्ड आयंस ने एक गेम खेला है जिससे लोगों को लगे कि लॉर्ड मोनमा अलग है और लॉर्ड आयंस अलग हैं। यहाँ पे लॉर्ड आयंस खुद ही जमीन पर उतरता है और एल्बिडो से बात करता है और एल्बिडो से कहता है कि लॉर्ड मोनमा को ये कहो कि वो हमारी तरफ से लड़े, जहाँ पे एल्बिडो से यही कहती है। लेकिन यहाँ पे हमारा लॉर्ड मोनमा स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं मानता, बाद में वो मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि अगर किसी भी तरह के लॉर्ड आयंस के किसी भी बंदे ने इनोसेंट लोगों को मारा तो वो उन सभी बंदों को खत्म कर देगा। या प्लान के मुताबिक लॉर्ड आयंस जो भी सोच रहा था बहुत सही चल रहा था। फाइनली वो अब राजगद्दी पर बैठ चुका था और सभी लोग इस बात से खुश होते हैं कि नागरिक अब अंधेरों से बाहर निकलने वाला है। जिसके बाद ये सीजन भी यहीं पर एंड होता है। गाइस, इसके आगे की सीजन अभी तक नहीं बने हैं, तो जो बनेंगे तो मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा। तो यार, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू। इंस्टाग्राम, फेसबुक और डिस्कॉर्ड पर भी जाके फॉलो कर लीजिए, हम वहाँ पर कोई भी बातें कर सकते हैं, एनिमे रिलेटेड और पर्सनली भी। थैंक यू। 2 police officers. I also read the witness's statement about the bullets having no effect upon the killer. I felt sorry for the witness, and I thought about how easily a person